शिक्षक मित्रों, आज हम देखने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। बरोबर है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स इस चैप्टर नंबर 4। अभी तक हमें 3 चैप्टर देखे। फर्स्ट चैप्टर कॉमन था सबके लिए, जिसको बोलते हैं प्रीलिम चैप्टर। सेकंड चैप्टर था डिपेंड्स ऑन अ ड्राइविंग लाइसेंस। थर्ड चैप्टर इज डिपेंड्स ऑन अ कंडक्टर ड्राइविंग लाइसेंस। आज हम देखने वाले रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। अभी आज सबको पहले मालूम होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है क्या। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये है कि जब भी हम नया वाहन खरीदते हैं तब हमें डीलर साइड से पहले क्या करते हैं, वो अपनी डिटेल लेके फॉर्म फिलअप करते हैं, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन आप व्हीकल लेके घूम नहीं सकते ज़्यादा दिनों तक। आपने नया व्हीकल लिया है तब भी आपके पास एक नंबर होता है जिसे हम बोलते हैं टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर, मीन्स सी टैम्प। ओके, जिसमें टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं उसको, सी टैम्प। बराबर, जब भी हम व्हीकल नया लाते हैं तब हम वो नंबर लेके ही घूम सकते हैं, और उसके बाद हमें ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमें क्या मिलता है, एक परमानेंट नंबर मिलता है जो रजिस्ट्रेशन व्हीकल है। मतलब वो क्या कहना चाहता है रजिस्ट्रेशन नंबर, कि वो व्हीकल इस ऑनर का है। आपका जो भी नंबर है और आपका जो भी चेजिस नंबर है उसके मुताबिक ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जिससे हमें मिलते हैं आरसी बुक, मीन्स हम जो बोलते हैं आरसी, दिस वन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो दिस वन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो मैं आपको पूरा सेक्शन समझाऊंगा अप टू 63 तक, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 39 टू सेक्शन 63 तक। बराबर, आप समझिए, कोई भी मालूम ना पड़े तो मुझे बता सकते हो। मैं इसके साथ साथ आपको उसकी PDF फाइल भी भेज दूंगा, आप रीड करके आप कुछ भी समझ में ना आए तो कभी भी मुझे कमेंट कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल। फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन 39, नेसेसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की जरूरियत क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया। तो नया व्हीकल लेने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। बरोबर है, रजिस्ट्रेशन एक क्या है, वो नंबर है। वो नंबर के मुताबिक हमें मालूम पड़ता है ये नंबर और ये नंबर की गाड़ी इसकी ही है, मतलब यही उसका ऑनर है। बरोबर, विदाउट आरसी बुक मीन्स विदाउट रजिस्ट्रेशन आप व्हीकल लेके नहीं घूम सकते। ये रजिस्ट्रेशन नंबर एक कंपलसरी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। ऐसे ही ये रजिस्ट्रेशन नंबर एकदम जरूरी है। बरोबर है, तो ये कंपलसरी है। जिसके बाद है सेक्शन 40, जिसे हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन वेयर टू बी मेड। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे जाके करना होगा आपको, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे जाके आपको करना, वेयर टू बी मेड, कहाँ पे जाके करना होगा। तो याद रखो, सेक्शन 42 है, 43 है, सेक्शन 60 है। इसके अंदर रह के हमें मोटर व्हीकल एक्ट के मुजब हमारा रेसिडेंस, हमारा बिजनेस के एड्रेस पे, हम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट के RTO या ARTO कचहरी में जाके हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बरोबर है, क्योंकि आपका सेक्शन क्या कहना चाहता है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कर सकते हो आप। तो सेक्शन 42, 43 एंड 60 के अंतर्गत हमारा घर जहाँ पे हो, हमारा बिजनेस जहाँ पे हो, हम रहते जहाँ पे है, हमारा बिजनेस कहाँ पे,
हम किसके नाम पर गाड़ी लेना चाहते हैं वो हमें देखना है। मतलब उसी एड्रेस पे, या देखो इसमें एड्रेस इम्पोर्टेंट है, उसी एड्रेस पे हमें उसी डिस्ट्रिक्ट के आरटीओ या एआरटीओ कचहरी में जाके हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ये कंपलसरी प्रोसेस है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, बराबर। उसके लिए सेक्शन है सेक्शन 42, 43 एंड 60, बराबर। ये सेक्शन हमें याद रखनी है। जिसके बाद है सेक्शन 41, रजिस्ट्रेशन हाउ टू बी मेड। ये रखो, सेक्शन 40 क्या था, वेयर टू बी मेड, तीसरा ना हाउ टू बी मेड, हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। अभी हम देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हमारा कोई रूल्स नहीं है, अभी हमारे लिए कोई रूल नहीं है, क्योंकि अभी जब भी हम नया व्हीकल परचेस करते हैं तब हम क्या करते हैं कि जो जहाँ से हमने व्हीकल परचेस किया है वो डीलर वाले रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकाल के आपका पूरा डिटेल फिलअप करके उसके बाद आरटीओ एआरटीओ कचहरी में भेज देते हैं, आपका नंबर हो जाता है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बराबर। उसके लिए मैंने बताया आपको, आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने जरूरी है, बराबर। आपका एड्रेस जरूरी है, कंपलसरी एड्रेस है, बराबर, एड्रेस होना जरूरी है, बराबर। तो अभी देखिए कि ये कंपलसरी है। मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत हम जब भी व्हीकल रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तब जो केंद्र सरकार है और स्टेट गवर्नमेंट है उनके जो फॉर्म है वो फॉर्म के नियत हमारे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है यह हमें कॉपी में, हार्ड कॉपी में रखना है, वो हमें कंपलसरी चाहिए, बराबर। उसके मुताबिक ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी उसका जो आरसी है वो ऑनर के नाम पे ही निकलेगा, बराबर। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए फीस होती है, उसका मैंने आपको एक लेक्चर देने वाला हूँ फीस के डिपेंडिंग, या उस टाइम में आपको समझा दूंगा कि उसमें कितनी फ़ी आती है, बराबर। उसके बाद देखना चाहिए कि जो मोटर ली है, मतलब बराबर, जो वाहन हमारे पास हमने कंपनी से लिया है वो व्हीकल एक्ट के अनुसार उसकी डिज़ाइन बराबर वो कैसी है और उसका यूज़ कैसा होने वाला है, मतलब आप कंपनी के लिए यूज़ करने वाले हो या अपने खुद के लिए यूज़ करने वाले हो, उसके मुताबिक जो आरटीओ एआरटीओ होते हैं उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, बराबर। ये सब थोड़ी है लेकिन वो इम्पोर्टेंस है, बराबर है। अभी हम आगे देखते हैं, अभी हम देखते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अधिकारी करता है, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो भी अधिकारी करता है वो क्या करेगा, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी गैजेट बाहर निकाला है वो गैजेट के अनुसार हर एक स्टेट को क्या मिलता है, 2 अक्षर का नाम मिलता है। कैसा अक्षर, तो GJ, हम ये समझ के बोलते हैं कि दिस वन ऑफ गुजरात, ये रजिस्ट्रेशन किसका है, गुजरात का है। MH जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम पता है किसका है, ये महाराष्ट्र का है। ये जो भी 2 अक्षर के डिजिट है वो डिजिट केंद्र सरकार ने डिसाइड किए हुए हैं कि ये उसी स्टेट के लिए है। सपोज हम देखते हैं RJ तो हम समझ जाते हैं दिस वन कॉल्ड राजस्थान, बरोबर है। तो ये नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने गैजेट में दिए हैं, तो ये उसी स्टेट की पहचान है, उसको हम चिन्ह बोलते हैं, बरोबर है। तो ये चिन्ह के मुताबिक हमें क्या मिलता है, नंबर मिलता है। हम देखते हैं GJ गुजरात का है, उसके बाद के 2 अक्षर है वो क्या है, वो डिस्ट्रिक्ट बताते हैं कि ये यही डिस्ट्रिक्ट के है, बरोबर। वो क्या दिखाते हैं, हमें डिस्ट्रिक्ट भी दिखाते हैं। डिस्ट्रिक्ट के बाद 2 अक्षर आते हैं या सिंगल अक्षर आता है, वो वहाँ का डिजिट होता है। और उसके बाद फ्रॉम 1 to 999 यहाँ तक के नंबर होते हैं, वो नंबर हमें मिलता है, बरोबर। वो समझ लीजिए जो पहला है वो चिन्ह है, कुछ किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, वो व्हीकल की स्टेट में रजिस्टर हुआ है वो। उसके बाद क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट कोड आता है।
डिस्ट्रिक्ट कोड के बाद एक सिंगल अक्षर का डिजिट या 2 अक्षर का डिजिट, फ्रॉम ए टू जेड। ओके, देन आफ्टर फ्रॉम 1 to 9999 यहाँ तक का क्या आता है, नंबर आता है, जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं। बराबर, ये पूरा होके क्या होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर बनता है। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर की प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद क्या करना होता है, देखते हैं हम आगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या है दूसरा आगे, तो वो है कि हमने जब भी रजिस्ट्रेशन करवाया, हमने कोई भी व्हीकल का जब भी रजिस्ट्रेशन करवाया, सपोज मैंने मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन करवाया और कार का करवाया, बराबर। ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद गवर्नमेंट ने जो भी हमें एक निश्चित क्या दिया है, टाइम दिया है, उसके बाद हमें फिर से उस व्हीकल को आरटीओ में प्रेजेंट करके उस आरसी सर्टिफिकेट को रिन्यूअल कराना होता है। मतलब जब भी ये व्हीकल हम खरीदते हैं तो उसका टाइम है 15 ईयर। 15 ईयर के बाद हमें फिर से ये व्हीकल को क्या करना है, फिर से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमें वहां पे ले जाना पड़ता है, बरोबर है। जैसे हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं, ऐसे ही हमें ये आरसी बुक को भी रिन्यू करवाना होता है, क्योंकि 15 साल का हमें क्या मिलता है, एक लाइसेंस मिलता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का नंबर मिलता है, वो 15 ईयर के लिए कंपलसरी है, बराबर। उसके बाद हमें ये चेंज करवाना होता है, बराबर। जो नया रूल आया था 32, बराबर, उसमें क्या हुआ था कि सेक्शन 41 के अंतर्गत सब सेक्शन 11, 12 और 13 इसको उन्होंने रद्द कर दिया है। क्या किया, सेक्शन 41 के अंतर्गत सब सेक्शन 11, 12 और 13 रद्द किया है। जो हमारा 2019 का नया अधिनियम आया है, बरोबर है, ये इसमें ये कैंसिल कर दिए हैं। तो ये भी आपको समझने के कब कैंसिल किया है, बरोबर, 11, 12 और 13। और सपोज आपकी आरसी बुक गुम हो गई, तो मैंने आपको अभी मेरे लेक्चर में बताया कि आरसी गुम होने के बाद हमें एक एप्लीकेशन फी करके हम क्या डुप्लीकेट आरसी के लिए हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार ने जो भी फी रखी है वो फी हमें पे करनी है और उसके मुताबिक हमें आरसी बुक मिल जाएगी। मतलब ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, बराबर। मैंने आपको समझाया, उसी मुताबिक आपको ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवानी है। मैंने आपको पहले बताया था कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है कि कंपलसरी आरटीओ में ही होती है, बरोबर है, तो ये आपको करवानी है। अभी हम आगे देखते हैं, सेक्शन 42। सेक्शन 42 इंपॉर्टेंट है, इट्स डिपेंड्स ऑन अ स्पेशल डिवीजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स, बरोबर, ऑफिसर्स। इट्स अ स्पेशली प्रोविजन फॉर डिप्लोमेटिक ऑफिसर। इट मीन्स जो केंद्र सरकार के एम्प्लॉय है, या हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं तो कलेक्टर है, एसपी है, पुलिस व्हीकल है, मतलब जो भी गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी व्हीकल है, बराबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ा डिफरेंट होता है। हमने आगे जो देखा सेक्शन 3(2), बराबर, सब सेक्शन में देखें कि उसका नंबर ये होगा, उसको ये एड्रेस प्रूफ देना चाहिए। ये गवर्नमेंट के व्हीकल के लिए वो इम्पोर्टेंस नहीं है। या रखो, हमारे जो व्हीकल है उसका नंबर में सीरीज अलग होती है, जो भी गवर्नमेंट की सीरीज होती है हम मालूम होगा कि जीजे, ये तो होगा ही, कंपलसरी है, क्योंकि गुजरात के लिए जीजे है। उसके बाद 2 डिजिट आएंगे, वो डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट आएगा। उसके बाद जो ये सीरीज है वो हम क्या बोलेंगे, जी सीरीज। जो जी सीरीज है वो स्पेशली फॉर गवर्नमेंट के लिए सीरीज है। याद रखो, जो जी सीरीज के व्हीकल होते हैं वो स्पेशली फॉर किसके लिए होते हैं, गवर्नमेंट के लिए होते हैं। तो ये स्पेशल डिप्लोमेटिक ऑफिसर के जो भी व्हीकल होते हैं वो जी सीरीज से आते हैं। याद रखो, ये जी सीरीज के जो भी व्हीकल है वो स्टेट गवर्नमेंट के है, किसी पर्सन के नहीं है, बरोबर। ये कोई
पर्सन के नहीं है, ये किसके नाम पर रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो स्पेशली रजिस्ट्रेशन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के नाम पर ही रजिस्ट्रेशन होते हैं, किसी और के नाम पे रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। ये भी आप देख लेना, याद रखना पहले, बरोबर है। उस पर गवर्नमेंट का ही अधिकार होता है। सपोज एक कलेक्टर है, कलेक्टर को कोई व्हीकल मिला है, बरोबर, तो वो व्हीकल लेके वो तब तक रह सकता है जब तक वो स्टेट में है, तब तक उसमें घूम सकता है। लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट में से उसका जब भी तबादला हो जाए या ट्रांसफर हो जाए तो क्या होता है, वो व्हीकल गवर्नमेंट इसको दूसरे अधिकारी को दे देती है। मतलब उसी व्हीकल पे कलेक्टर का कोई अधिकार नहीं होता है, वो व्हीकल स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत ही होता है, लेकिन उसकी जो नंबर है वो सीरीज अलग होती है। मतलब डिप्लोमेटिक जो भी इंसान है और कोई भी है गवर्नमेंट के अधिकारी, उनको जो भी व्हीकल मिलता है उसका नंबर की सीरीज डिफरेंट होती है, ये वो याद रखो। वो कंप्लीटली किसके अंतर्गत होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत होता है, बरोबर है। तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर थोड़ा अलग होता है, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये सेक्शन 3 वो किसके लिए डिपेंड है, तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर। आप जब भी नया व्हीकल खरीदते हो तो उसके साथ आपने अपने प्लेट पे देखा होगा एक नंबर होता है। ये जो नंबर है वो उसको बोलते हैं हम टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। जब तक आपकी आरसी बुक नहीं आती है तब तक ये रजिस्ट्रेशन नंबर चलता है। याद रखो, जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन बुक नहीं आती, मतलब जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है आरटीओ में, तब तक ये नंबर चलता है, बरोबर है। उसकी वैलिडिटी मतलब 8 to 10 डेज होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है, मतलब मैक्सिमम 8 डेज है फ्रॉम द आपने जब भी उस आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन जिस दिन उसका फॉर्म फिलअप हुआ, बरोबर है, उसके बाद से ये की वैलिडिटी कितनी होती है, ये 8 दिनों की। 8 दिनों के भीतर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, बरोबर। रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, आप ऐसा ही घूमते हो तो आपको क्या सकता पेनल्टी लग सकती है, यह रखो। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि आरसी बुक है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो डिसाइड करता है कि ये व्हीकल आपका है, ये नंबर का, ये चेचिस नंबर वाला जो भी व्हीकल है वो नंबर का ओनर ये खुद है, बरोबर है। तो ये जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, इसकी जब तक आपकी ये बुक नहीं आती है तब तक आप क्या करते हो, एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेते हो जिसे बोलते हो सी टेम्प, सर्टिफिकेट ऑफ टेम्पररी। ये टेम्पररी सर्टिफिकेट है, जो भी नंबर आता है उसको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के लिए है, बरोबर है। अभी आगे देखते हैं हम। देन सेक्शन 44, सेक्शन 44 किस पर डिपेंड है, तो सेक्शन 44 इज डिपेंड्स ऑन अ प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल at the time of registration, at the time of registration। मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको व्हीकल वहाँ पे दिखाना है कि नहीं दिखाना है, मतलब कैसे दिखाना है। तो याद रखो, हमने जब भी नया व्हीकल परचेस किया तो वो आरटीओ में ले जाने की ज़रूरत एक फर्स्ट टाइम है, क्योंकि जब भी आप नया व्हीकल लेते हो तो मैंने आपको बताया उस पर क्या होता है, एक चेचिस नंबर होता है। डीलर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, बरोबर, तो उस टाइम अभी क्या नया है तो आपने व्हीकल जो भी व्हीकल खरीदा है उसका एक चेचिस नंबर होता है। डीलर वही चेचिस नंबर अपने सॉफ्टवेयर में जब भी डालता है तो आपकी जो व्हीकल है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन किसी को डालने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में आ जाती है। जैसे ही हम वो चेचिस नंबर डालते हैं तो वो चेचिस नंबर की पूरी डिटेल उसमें आ जाती है। क्योंकि अभी जो भी व्हीकल नए प्रोडक्शन हो रहे हैं, बराबर, मार्केट में, वो उसकी प्रोडक्शन के बाद वो लोग पूरी जो उसकी व्हीकल की पूरी डिटेल है, उसका वेट क्या है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितने सिलेंडर है, उसमें क्या पेट्रोल इंजन डीजल इंजन, वो सब पूरा एक रिकॉर्ड उन्हें सॉफ्टवेयर में फिलअप किया हुआ है। हमने जब भी उसका चेचिस नंबर डाला तो वो पूरी डिटेल ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगी। जैसे जिस तरह कैसे कि जब भी हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे
तब उसी टाइम जब हमने 12th साइंस के बाद जब भी हमने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया है तो आपको मालूम होगा वो डिटेल ऑटोमेटिकली फिलअप होते हैं। हमने हमारा नंबर डाला एग्जाम का नंबर, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली डिटेल फिलअप हो जाती है। ऐसे ही ये चेसिस नंबर डालने के बाद डीलर देखते हैं कि उसकी पूरी व्हीकल की डिटेल ऑटोमेटिकली अंदर आ जाती है। आपको कुछ नया नहीं करना है, वो सब क्या करना है डीलर को करना है, तो पूरी डिटेल अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है। आप डीलर को क्या करना है, ओनली उसका ओनर का नेम और उसका एड्रेस वही डालना है, बाकी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली अंदर आ जाती है। फिर उसके मुताबिक उसको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन टैक्स भरना पड़ता है। याद रखो ये इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन टैक्स पे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको मालूम होगा, मैंने आरटीओ टैक्स को मेरा जो चैप्टर है आरटीओ टैक्स वाला, उसमें मैंने पूरा समझाया है कि आपको कितना टैक्स पे करना है। बराबर, आप एक बार देख भी सकते हो, मैंने उसमें पूरा समझाया कि आपको आरटीओ टैक्स कितना पे करना है। बराबर, हम थोड़ा आगे देखते हैं। तो ये प्रोडक्शन जब भी होता है तब ये ऑटोमेटिकली वो पूरी डिटेल अंदर आ जाती है। मतलब आपको क्या करना पड़ता है कि कुछ उस टाइम वो व्हीकल वहाँ पे ले जाना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, आपको चेसिस नंबर दिखाने के लिए। मतलब जो अधिकारी है वो व्हीकल का क्या देखता है, ओनली चेसिस नंबर देखता है। और ये नंबर आप व्हीकल नहीं ले जाते हो तो भी कोई ज़रूरत नहीं है। या देखो मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि आपको व्हीकल ले जाना जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चेसिस नंबर की प्रिंट जो डीलर वाले फॉर्म फिलअप करते हैं वहाँ पे एक जगह पे क्या होता है, एक ब्लैंक एक रेक्टेंगल का एक बॉक्स होता है। इस रेक्टेंगल बॉक्स में चेसिस नंबर को प्रिंट करना होता है। चेसिस नंबर को क्या करना होता है, प्रिंट करना होता है। प्रिंट मीन्स आपको वहां से मतलब गाड़ी के जो भी चेसिस नंबर है वहां पे ये कागज रख के उस पर पेंसिल घिसनी है, तो आपको जो भी नीचे नंबर है ऑटोमेटिकली ऊपर दिखाने लगेगा। वो चेसिस नंबर की प्रिंट चाहिए। बराबर, ये प्रिंट इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंट आ जाती है तो आपको ये नया व्हीकल लेके आरटीओ में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बराबर, याद रखो आरटीओ में आपको आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आरटीओ में व्हीकल लेना ज़रूरी है कि नहीं है, तो नहीं है। आपके जो भी डीलर ने फॉर्म फिलअप किया है उस पर चेसिस नंबर प्रिंट होनी चाहिए, तो आपको ये व्हीकल लेके आरटीओ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आगे देखते हैं, थोड़ा सेक्शन 45 देखते हैं हम। सेक्शन 45 वो क्या है, रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बराबर, रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिमूवल ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको कोई भी अधिकारी इसके लिए मना करे या रिन्यूअल करने से करे तो आप क्या कर सकते हो। बराबर, ये कब मना कर सकता है, बराबर, एक याद रखो कि कब मना कर सकता है, जब उसको मालूम हो कि ये व्हीकल आपने चोरी किया हुआ है। बराबर, ये चोरी किया गया वाहन है तो भी वो उसको क्या करते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करते। या कोई यांत्रिक खामी है, मैकेनिकल खामी है। याद रखो कि मैकेनिकल का ये व्हीकल है वो मैकेनिकली है। बराबर, मैकेनिकली कोई भी फॉल्ट होता है व्हीकल में, उसको मालूम लगता है कि ये मैकेनिकली फॉल्ट है, या रखो फॉल्ट, तो भी वो रजिस्ट्रेशन नहीं करता है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन उसको मिलता है जो फिजिकली फिट हो। आपका व्हीकल फिजिकली फिट नहीं है, मीन्स मैकेनिकल फिट नहीं है, तो भी आपको ये आरसी बुक नहीं मिल सकती। बराबर, उसको मालूम लगता है तब, या रखो। बराबर है, तो ये जब भी हो तब जो रजिस्ट्रेशन करता है अधिकारी आपको मना कर सकता है कि मैं रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल नहीं कर सकता। मतलब आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ये आपका व्हीकल है तो उसके लिए मैंने आपको बताया अब क्या क्या चाहिए, तो आपको एक एड्रेस प्रूफ चाहिए, वो कंपलसरी है। बराबर, आप जिस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका बिजनेस के नाम पे, या रखो बिजनेस के नाम पे या अपने घर के नाम पे आप ये व्हीकल ले सकते हो। मतलब ये आपके पास चाहिए। ये नहीं होता है तो अधिकारी क्या समझता है, तो ये चोरी का व्हीकल है, मतलब ये आपका व्हीकल नहीं है। तो इसीलिए आपको ये समझना है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए, नहीं तो ये अधिकारी आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। सेक्शन
46, या रखो इफेक्टिव इन इंडिया ऑफ रजिस्ट्रेशन, बरोबर, इफेक्टिव इन इंडिया ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपका जो भी नंबर आरसी बुक में है, मतलब जो सर्टिफिकेट है वो पूरे इंडिया में वैलिड है। ऐसा नहीं है कि आपने जिस स्टेट को बिलोंग किया है उसी स्टेट में है, लेकिन ये जो नंबर है वो पूरे इंडिया के लिए वैलिड है, नॉट फॉर ओनली दिस स्टेट हु बिलोंग्स टू, बरोबर है। यही याद आपको रखना है कि ये जो भी आरसी बुक का नंबर है वो पूरे इंडिया के लिए वैलिड है, मतलब ये जो नंबर आपका गिरेगा वो नंबर क्या होगा, पूरे इंडिया के लिए वैलिड है। अभी देखते हैं हम सेक्शन 47। सेक्शन 47 क्या कहता है वो, असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क on removal to another state। यस, ये इम्पोर्टेंस है, याद रखो कि असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन रिमूवल टू अनदर स्टेट। आपने अपना व्हीकल महाराष्ट्र में किसी के पास से नया या ओल्ड परचेज किया है, आपने वहाँ पे नया वाहन लिया, व्हीकल लिया था, बराबर, वहाँ पे आपके उसी एड्रेस पे आपने एक नया नंबर जो सीरीज में भी आपने सीरीज ले ली थी, लेकिन आपको अभी ये व्हीकल को गुजरात में ट्रांसफ़र करना है, मतलब ये जो मार्क है मतलब उसको चेंज करके आपको ये चाहिए, नया रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, तो आप करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स है, वो रूल्स को आपको कंपलसरी आपको ये लेने हैं। मतलब वो कौन से रूल्स है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन कौन से रूल्स है, जिसको कंपलसरी रूल्स है, ये रखो, बरोबर। इस रूल्स के अंतर्गत हम सेक्शन 48 में देखेंगे ये कौन सा एक रूल्स है। एक रूल्स है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये कंपलसरी है, वो सेक्शन 48 में देखेंगे, बरोबर है। और इसके अंतर्गत हमने जो फी वहाँ पे करी वो कंपलसरी है। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। यह देखो कि आपने अपना व्हीकल एमएच में खरीदा था, अभी आपको कहाँ पे, गुजरात में ट्रांसफर करवाना है, आपके नाम पे करवाना है, या आपका व्हीकल किसी और को आपने बेच दिया है उसको करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। पहले तो ये एमएच का नंबर उसी आरटीओ और एआरटीओ कचहरी में जाके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करवाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म के मुताबिक आपको ये करना पड़ेगा। आप कैंसिल क्यों करवाना चाहते हो उसका आपको लिखना पड़ेगा, या देखो आपको क्यों कैंसिल करवाना है उसका भी लिखना पड़ेगा। सब आपने ये व्हीकल किसी को बेच दिया है, बरोबर, तो आपको वो लिखना पड़ेगा कि आपने ये व्हीकल सेल कर दिया है, इसीलिए आपको ये रजिस्ट्रेशन जो पुराना है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके मुझे नया रजिस्ट्रेशन दूसरे स्टेट में ले जाना है, तो मुझे वहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन मिलेगा। मतलब आपको जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसको कैंसिल करने के आपको आरटीओ एआरटीओ कचहरी में जाके फॉर्म भरना पड़ता है। आरटीओ एआरटीओ क्या करते हैं, वो फॉर्म देखते हैं, उसमें आपका कोई फ़ी बाकी है, मतलब आपने कोई टैक्स पे किया है और कोई बाकी है वो चेक करते हैं, बरोबर। सेकंड है आपको क्या देते हैं वो लोग, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं। ये भी आपके पास इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या देते हैं, वो एनओसी देते हैं, एनओसी देते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं आपको। और ये जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं ये पूरे डॉक्यूमेंट वो वाया पोस्ट और वाया कुरियर वो उसी कचहरी को भेज देते हैं। मतलब आपको जहाँ भी ये ट्रांसफ़र करवाना है वहाँ पे वो लोग डॉक्यूमेंट वहाँ पे भेज देते हैं। मतलब आपको दोनों के एड्रेस के प्रूफ वहाँ पे रखने हैं। पहले आपने एमएच पे लिया तो एमएच के सारे प्रूफ उसमें रखने हैं। अभी आपको व्हीकल कहाँ पे ट्रांसफर, गुजरात में करा तो गुजरात का जो भी आपका एड्रेस है उसी स्टेट में ये सब डॉक्यूमेंट वो लोग पोस्ट या कुरियर से भेज देते हैं। मतलब आपको जाना नहीं है, वो लोग भेज देते हैं। कई बार कैसा आपको वो एनओसी दे देते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट वो भेज देते हैं। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आपको वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे भेजना है। आपने कोई व्हीकल
रेंट पे लिया है तो रेंट पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज के लिए भी आपको क्या है, भाड़ा करार मतलब जो रेंट है वो रेंट का करार भी चाहिए आपके पास। ये सब इम्पोर्टेंट है बराबर। ये तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो ये रजिस्ट्रेशन डिपेंड ऑन नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। सपोज आपके पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल है बरोबर है, आपने राजस्थान में व्हीकल लिया था बरोबर, तो राजस्थान में आपने व्हीकल लिया था तब आपने सब कुछ पे किया होगा, टैक्स पे किया होगा, सब पे किया होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसका टैक्स हर 3 मंथ 6 मंथ या 1 ईयर के लिए आप पेड कर सकते हो। वन टाइम टैक्स नहीं होता है। नॉन ट्रांसपोर्ट में टैक्स 1 टाइम के लिए होता है, उसमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल में टैक्स आपको हर साल पे करना पड़ता है बरोबर है। तो ये टैक्स पे करना पड़ता है, मतलब जब भी आपने कोई व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसको ट्रांसफर आरजी में से जीजे करवाना है तो आपको वहाँ की एनओसी बरोबर है, मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसके साथ आपको क्या चाहिए, क्या वहाँ का कोई टैक्स बाकी है कि नहीं बाकी है बरोबर। तो टैक्स सर्टिफिकेट भी चाहिए कि कोई भी टैक्स वहाँ का बाकी नहीं है, वो भी आपको चाहिए बरोबर है। तो ये सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आपको कंपलसरी चाहिए बरोबर है। उसके बुनियाद पर ही वो नया रजिस्ट्रेशन नंबर आप अलग स्टेट में जाके करवा सकते हो बरोबर। तो ये पूरी प्रोसेस है, तो प्रोसेस के अंतर्गत आपको नया नंबर मिल सकता है बरोबर है। अभी हम आगे देखते हैं बरोबर। अभी मैंने बताया आपको सेक्शन 48 इट्स डिपेंड्स ऑन अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बरोबर है, ये जरूरी है। आपको जब भी किसी और स्टेट में से दूसरे स्टेट में जब भी व्हीकल को ट्रांसफर करवाना होता है तब ये सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मीन्स एक मालिक के नाम से दूसरे मालिक के नाम पे जब भी आपको व्हीकल ट्रांसफर करवाना होता है तब ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी चाहिए। उसके बुनियाद पर ही जो रजिस्ट्रेशन अधिकारी है वो व्हीकल ट्रांसफर करता है बरोबर है। तो ये इंपॉर्टेंस है, मतलब जब भी आप व्हीकल को एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में ले जाते हो, या रखो चेंज ऑफ स्टेट, या रखो ये किसके लिए जरूरी है, तो चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ ऑनर बरोबर। तो ये सब के लिए ये सर्टिफिकेट कंपलसरी है, जिसको बोलते हैं हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बरोबर है। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि आपका, मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल में टैक्स आता है, आपने किसी और स्टेट में जब भी व्हीकल को चेंज करना है तो आपने उस स्टेट में टैक्स कंप्लीट किया है कि नहीं बाकी है आपका, उसके लिए भी एनओसी चाहिए कि आपका टैक्स आज तक का टैक्स आपने उस आरटीओ कचेरी में पेबल किया हुआ है, तो उसके लिए भी एनओसी चाहिए। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है बरोबर, कि ऐसा नहीं है कि उसके लिए ही चाहिए, इसके लिए भी चाहिए बरोबर है। तो ये कई बार ये इंपॉर्टेंट है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। चेंज ऑफ स्टेट के लिए, चेंज ऑफ ऑनर के लिए, आपने टैक्स पे किया है अभी तक का कि नहीं किया है, उसके लिए भी एनओसी चाहिए बरोबर है। हम देखते हैं सेक्शन 49 तो किस पे डिपेंड है, तो डिपेंड ऑन चेंज ऑफ रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस। आपने अपना व्हीकल रेसिडेंस के नाम पे लिया है, मतलब रेसिडेंस के एड्रेस पे लिया है, या रखो ये डिपेंड्स ऑन किस पे है, एड्रेस पे, या बिजनेस के एड्रेस पे लिया है। सपोज आपने व्हीकल रेसिडेंस के एड्रेस पे लिया है तो आरसी बुक आपकी उसके एड्रेस पर ही बुनियाद पर बनेगी। यदि आपको अपनी आरसी बुक में आपको रजिस्ट्रेशन का एड्रेस चेंज करवाना है या बिजनेस का एड्रेस चेंज करवाना है, मतलब जिस नाम पे आपका वो जो व्हीकल है उसी एड्रेस पे ये आरसी बुक वैलिड है, वो उसको चेंज करवाना है तो आपको एक प्रोसेस है कि आपको जब भी ये एड्रेस चेंज करना होता है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है चेंज ऑफ एड्रेस के लिए बरोबर। उसके लिए क्या चाहिए, वैलिड प्रूफ चाहिए। वैलिड प्रूफ इट मीन्स आपने नया एड्रेस जो भी बोला है वो एड्रेस आपके नाम पर होना चाहिए, मीन्स ओनर के नाम पे होना चाहिए, वो रेसिडेंस हो या बिजनेस हो, वो कोई भी हो वो आपके नाम पे होना चाहिए। उसके मुताबिक आपको ये चेंज ऑफ एड्रेस और आप चेंज ऑफ एड्रेस
करवा सकते हो। तो ऑनलाइन फी भरनी है और ऑनलाइन आपको क्या करना पड़ता है और जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना पड़ता है, उसके मुताबिक आपका ये व्हीकल चेंज हो जाता है। मतलब ये सब इम्पोर्टेंट है, उसके लिए कुछ फ़ी आती है, वो फ़ी भी आपको पे करनी पड़ती है। मतलब जब भी आपको चेंज करवाना है तो आप चेंज करवा सकते हो, बराबर है। उसके लिए भी कोई रूल्स नहीं है ज़्यादा, ये रूल्स है कि आपको ये जब भी चेंज करवाना है तो आपको वैलिड प्रूफ चाहिए और ऑनलाइन फी पेमेंट करनी है, बस उसके मुताबिक आपको ये नया एड्रेस चेंज हो सकता है उसमें। सेक्शन 50 ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। बराबर, जो ओनर है, बराबर है, वो व्हीकल जब सेल करता है तो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करवानी पड़ती है। आपने नया व्हीकल, आपने पुराना व्हीकल लिया या सेल किया, बराबर है, ये दोनों में आपको वो व्हीकल की ओनरशिप चेंज करवानी कंपलसरी है। नहीं तो क्या होगा, जब भी आपने व्हीकल बेचा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो ओनरशिप को चेंज करवाना है। नहीं तो कई बार क्या होता है, आपका व्हीकल है, आपने अपने नाम पे खुद का व्हीकल लिया था, आपने व्हीकल को सेल कर दिया, जिसको सेल किया है वो उसने कहीं एक्सीडेंट कर लिया तो क्या होगा, या रखो पुलिस आपको ही पकड़ेगी, क्योंकि वो व्हीकल का ऑनर कौन है, खुद आप हो। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपने पुराना व्हीकल खरीदा हो या कोई व्हीकल सेल किया हो तो आपको याद रखना है, पहले क्या करना है, तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करवानी है, बराबर। आपको ओनरशिप को क्या करवाना है, ट्रांसफर करवाना है। तो ट्रांसफर के रूल्स कौन कौन से हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके रूल्स कौन कौन से हैं, तो उसका रूल्स है, यह रखो कि पहले जिसके नाम पे ये व्हीकल है, मीन्स ट्रांसफर ऑफ मतलब ओनर, जो ओनर के नाम पे है उसका एक एड्रेस। सेकंड, जो व्हीकल को खरीद रहा है या बेच रहा है उसका एड्रेस, बराबर, ये दोनों का एड्रेस प्रूफ चाहिए, पहले तो समझ लो। ये रखो अदर स्टेट में से है तो आपको एनओसी कंपलसरी चाहिए। ये रखो अदर स्टेट में से तो आपको क्या चाहिए, ऑनर एनओसी कंपलसरी चाहिए, बरोबर है। अदर स्टेट में से तो आपको 14 डेज के अंदर आपको ये व्हीकल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, बराबर। 14 दिनों के अंदर ही रजिस्ट्रेशन आपको कंपलसरी करवाना पड़ता है, बरोबर है। उसके बाद आप स्टेट गवर्नमेंट उसी स्टेट में हो तो आपको 14 डेज के अंदर आपको ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करवाना पड़ता है। व्हीकल खरीदने या बेचने के बाद 40 दिनों के अंदर आप ये करा सकते हो, बरोबर है। तो ये सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको कंपलसरी चाहिए। और कितने दिनों के लिए वो भी मैं आपको बताया कि इतने दिनों के भीतर ही आपको ये करवाना है, बरोबर है। तो ये सब जरूरी है, बरोबर है। कई बार क्या होता है, आप अदर स्टेट में से आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हो तो इस डिस्ट्रिक्ट में से, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट में से अलग डिस्ट्रिक्ट में ले जाने के लिए भी आपको क्या चाहिए, एनओसी कंपलसरी चाहिए, मतलब आपको एनओसी भी चाहिए, बरोबर है। फिर उसने उस पर कोई पेनल्टी है या नहीं है वो भी आपको देखना चाहिए, बरोबर। व्हीकल खरीदने से पहले देखना चाहिए कि उस व्हीकल पे कोई पेनल्टी है कि नहीं है, वो आरटीओ में जाके आप चेक करा सकते हो, मतलब वो भी आप एनओसी लोगे तभी मालूम पड़ जाएगा। और उसके भीतर मतलब 30 दिनों के भीतर आप वो व्हीकल को रजिस्ट्रेशन फिर से करवा सकते हो, मतलब ये डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, बरोबर। कई बार क्या होता है कि सपोज एक ओनर है, बरोबर, घर में जो बड़ा होता है, मतलब आपका जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब उनके नाम पे व्हीकल्स है, बरोबर, आपके फादर के नाम पे व्हीकल है, बरोबर। उनकी ऑन ओकेजन उनकी क्या मौत हो गई तो क्या होगा, आपको व्हीकल को चेंज कराना पड़ेगा, ओनरशिप चेंज कराना पड़ेगी, ओनरशिप क्या करनी पड़ेगी, चेंज। तो देखो जब भी फादर के नाम पे व्हीकल होता है, उनकी मौत हो जाती है तो पहला अधिकार किसका होता है, तो मदर का होता है, बरोबर। पहला अधिकार किसका होता है, तो मदर का होता है, बरोबर। मदर के बाद किसका होता है, तो उनके सन का होता है। मदर बोल दे या मदर साइन करके लेटर में दे कि मुझे ये व्हीकल इस
बच्चे मेरे बच्चे के नाम पे ट्रांसफर कराना है तो उसका सम्मति पता चाहिए और फादर की डेथ सर्टिफिकेट के सर्टिफिकेट चाहिए, तो उनके बुनियाद पर ये सन को डायरेक्टली वाहन ट्रांसफर हो जाता है। मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी इसके लिए भी जरूरी है, बरोबर है। तो ऐसा नहीं है कि आप पुराना व्हीकल लेते हो उसके लिए चेंजेस है, पर इसके लिए भी वाहन चेंजेस करना जरूरी है। ये सब जरूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, बरोबर, वो जो क्या करते हैं, हराजी करते हैं। आपको मालूम होगा कि जो पुराने व्हीकल होते हैं वो गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार हराजी कर लेती है। आरटीओ में कई साल से व्हीकल पड़े होते हैं, बराबर, कोई अधिकारी या कोई जो उसका मालिक है वो लेने नहीं आता है, टैक्स पेबल नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं आरटीओ या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उस व्हीकल की बेसिक प्राइस निकाल के उसको सेल कर देते हैं। तो सेल किए हुए जो भी व्हीकल है उस पर भी हमें देखना है कि उसने पूरा टैक्स पे किया है या नहीं किया है, बरोबर है। ये सब हमें देखने के बाद हम व्हीकल जब लेते हैं तब पहला व्हीकल क्या होता है, जो गवर्नमेंट ने है तो वो गवर्नमेंट के नाम पे होता है, और देन गवर्नमेंट टैक्स, वो जो आदमी है वो टैक्स पे करके अपने नाम पर व्हीकल ले सकता है, बरोबर। ये भी आपको देखना है कि किसी गवर्नमेंट का व्हीकल, सपोज व्हीकल आरजे का है, बरोबर, तो पहले क्या होता है, वो व्हीकल ट्रांसफर होके गुजरात गवर्नमेंट के नाम पर होता है, और गुजरात गवर्नमेंट के नाम पे होने के बाद जो भी उसका ओनर है वो टैक्स पे करके वो व्हीकल अपने नाम पे ओनरशिप करा सकता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, बरोबर है। अभी हम आगे देखते हैं, सेक्शन 51। अभी सेक्शन 51 क्या है, तो सेक्शन 51 है स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग motor vehicle subjected to hire purchase agreement। अभी ये क्या है, तो याद रखो, कई बार क्या होता है कि मेरी नौकरी ट्रांसफर हो गई है राजस्थान में, राजस्थान की गवर्नमेंट में आप मेरी नौकरी मिल गई है मुझे वहाँ पे, बरोबर है। तो मुझे क्या मिला कि गवर्नमेंट क्वार्टर मिला होगा, या मैं उसी स्टेट में जाके क्या करूँगा, रेंट पे हाउस ले लूँगा। तो जब भी मैं रेंट पे हाउस लेता हूँ और गवर्नमेंट का जो भी होता है तो मुझे क्या मिलता है, तो मुझे रेंट का करार करना पड़ता है। जो मैंने कोई हाउस भाड़े पे लिया है, रेंट पे लिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसका रेंट का मुझे करार चाहिए, बरोबर है। तो ये रेंट एग्रीमेंट के मुताबिक मुझे क्या होता है, मुझे कोई व्हीकल खरीदना हो है तो मैं एड्रेस प्रूफ में क्या रख सकता हूँ, तो अपने गुजरात का एड्रेस नहीं रख सकता। तो मैं उसी वक्त में क्या करता हूँ, तो मैं रेंट एग्रीमेंट पे मैं व्हीकल लेता हूँ उसी स्टेट में जाके। मैं गुजरात में रहता हूँ, गुजरात की गवर्नमेंट की जॉब करता हूँ, गुजरात गवर्नमेंट क्या करती है, तो मैंने उसी डिस्ट्रिक्ट में एक घर लिया है रेंट पे, तो मैं उस घर के ऑनर के साथ मिलके मैं क्या करूँगा, तो एक रेंट एग्रीमेंट करवाऊँगा, बरोबर है। तो रेंट एग्रीमेंट के मुताबिक मैं कार जब खरीदता हूँ तो उसी हाउस पे मुझे एड्रेस पे मुझे क्या, मैं कार खरीद सकता हूँ, लेकिन किस पे बिलोंगिंग, तो एग्रीमेंट पे। याद रखो, रेंट एग्रीमेंट अभी जब भी हम करवाते हैं तो उसके साथ हमें क्या क्या चाहिए, तो एक पुलिस रिपोर्ट चाहिए। हमें ये गाड़ी खरीदने से पहले हमें क्या चाहिए, पुलिस में जान करनी चाहिए। मतलब ये जो इंसान है इस घर पे रहता है, बरोबर, इस घर के एड्रेस पे वो रहता है, उसके लिए मुझे एक पुलिस रिपोर्ट चाहिए। ये पुलिस रिपोर्ट और एग्रीमेंट के बुनियाद पर मैं उसे क्या कर सकता हूँ, मैं उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकता हूँ, बरोबर है। मतलब आप दूसरे स्टेट को जब भी बिलोंग करते हो तो आप ये रेंट एग्रीमेंट पर भी गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन उसके लिए ये प्रोसेस करनी जरूरी है।
ये प्रोसेस के बुनियाद पर ही आप व्हीकल ले सकते हो, अदरवाइज आपको व्हीकल नहीं मिल सकता। बरोबर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं हम, अभी देखते हैं आगे सेक्शन 52। सेक्शन 52 किसके लिए जरूरी है? तो इसमें ऑल्टरेशन ऑफ मोटर व्हीकल। याद रखो ये क्या है, तो इट्स डिपेंड्स ऑन ऑल्टरेशन ऑफ मोटर व्हीकल। जब भी हम व्हीकल खरीदते हैं, बरोबर, हमारे पास पेट्रोल व्हीकल है, बरोबर है, इस व्हीकल और डीजल है, बरोबर, ये कंपनी फिटेड आते हैं, बरोबर। तो हम जब भी उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमारे आरसी बुक में क्या होता है, जो भी टैक्स आता है तो टैक्स में लिखा हुआ पेट्रोल या डीजल लिखा हुआ होता है। पेट्रोल व्हीकल है, हम उसमें क्या एक सीएनजी किट फिट करवाते हैं अपने आप से, बरोबर है। तो हमें फिर से क्या करना पड़ता है, तो जब भी सीएनजी किट फिट करवाते हैं तो उसके बुनियाद पे हमें नई आरसी बुक लेनी पड़ती है। मतलब फिर से आपको आरटीओ पे जाके वो ऑल्टरेशन आपको दिखाना पड़ता है कि मैंने ये किट नई फिट करवाई है, तो उसके मुताबिक आपको क्या होता है, तो आपका नई आरसी बुक आती है तो उसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों लिखा हुआ होता है, बरोबर है। ये नहीं करवाते तो याद रखो आपका इंश्योरेंस पास नहीं होगा, क्योंकि आपके आरसी बुक में जो लिखा है उसके मुताबिक भी आपको करना पड़ता है। आपने जो भी व्हीकल में थोड़ा भी चेंज करवाया तो आपको आरटीओ या आरटीओ कचहरी में जाके आपको उसकी जांच करनी होती है, उसके मुताबिक भी वो आरसी में चेंज होता है, उसके मुताबिक आपको इंश्योरेंस में चेंज होता है। आपने कुछ व्हीकल में नया करवाया और कुछ प्रॉब्लम आया तो याद रखो आपका इंश्योरेंस पास नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बताऊँ तो जब आप ऑल्ट्रेशन करवाओ, कोई चेंजेस करवाओ, तो आपको कंपलसरी आपको आरटीओ या आरटीओ कचहरी में जाके जो भी चेंज हो वो चेंज बताना पड़ता है और वो चेंज करवाना पड़ता है, उसके मुताबिक भी आपको ये होता है, बरोबर है। तो ये ऑल्ट्रेशन ऑफ व्हीकल जब भी करवाते हो तो भी आपको फिर से उसके लिए से प्रोसेस करनी पड़ेगी कि आपने क्या चेंज करवाया है, वो आरटीओ या आरटीओ कचहरी में जाके ही हो सकता है, बरोबर है।